morning, dear students. Today we will continue with our same chapter, Geography, chapter 5th, Water. In previous class, I had explained you about the water, what is water cycle, and the distribution of the water bodies on Earth. About 97% of water are present in the oceans, which are not useful to us, and the rest of water are in the form of ice, glaciers, river, underground water. Okay, even I had explained you about the ocean's current, okay, or the tides, waves. So now today we will continue about the neap tide. What is the neap tide? Okay, with the diagram. Yeah, neap tides. When the moon is in its first and the last quarter, the ocean water get drawn in diagonal opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth, resulting in a low tide. These tides are called the neap tides. Okay, when the moon was in its first phase और इन द लास्ट क्वार्टर, जैसे हमको मालूम है मून के फेसेस होते हैं. ओके, तो जब मून हमारे फर्स्ट फेज या लास्ट क्वार्टर में होता है, जैसे वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, तो जो हमारा जो वाटर है, ओशियन वाटर, वो डायगोनियल शेप में ऊपर की ओर उठता है. तो किसके फोर्स से? वो होता है सन के. हमको मालूम है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पानी है वो आपके ऊपर की ओर उठता है. अब लो टाइड क्यों हुआ? क्योंकि जो मून है वो अपने फर्स्ट फेज में या लास्ट क्वार्टर में होने के कारण उसे हम लो टाइड कहते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सन, ओके, अर्थ, ये दोनों के जो एरो दिया वो ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रहा है. यहाँ हम देखते हैं मून, मून का जो अर्थ जो है दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, ये जो एरो शो कर रहा है, ये जो वाइट कलर का डायग्राम है वो मून है, ब्लू में जो आप देख रहे हो वो अर्थ है. ओके, सो एज वी नो डैट द मून गो अराउंड द सन. तो ये जो अपने फर्स्ट फेज का दिखा रहा है डायग्राम में. ओके, सो by at this time when the water get upward or in a diagonal shape by the gravitational pull of the sun or the earth, it is known as the low tide. Now let's we see about the importance of tides. As we know that they are the high tides, I had explained you in previous class. Now I had explained you the लो टाइड. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स. अब हम बात करते हैं ये टाइड्स की इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है. हाई टाइड हेल्प इन द नेविगेशन. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर विच हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजली. तो देखिए हाई टाइड्स में क्या होता है, जो लहरी उठती हैं वो लो टाइड के मुकाबले ज़्यादा होती हैं. तो वो जो वाटर है ज़्यादा एनर्जी के साथ शोर को टच करता है, सी शोर को, समुद्र के किनारे को. तो क्या होता है, जो हमारे जो बड़ी बड़ी शिप्स है वो आसानी से हार्बर, हार्बर मतलब कि जहाँ पे शिप लैंड होता है या पहुँचता है, तो वहाँ पे वो आसानी से इजीली पार्क होता है या अपने जो लंगर होते हैं जहाज़ों में उसको आसानी से उसमें डाला जा सकता है. ओके, ships to arrive the harbor more easily. The high tides also help in fishing as many more fish come closer to the shore during the high tide. अब हाई टाइड्स के समय जैसे हमको मालूम है समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसका एक फ़ायदा हमारे फिशर्समैन को मिलता है कि जो मछलियां रहती हैं वो हाई टाइड्स के समय किनारे तक के आ जाती उन लहरों में बह के, जिसके द्वारा क्या करते फिशरमैन समुद्र के अंदर ज़्यादा फिशिंग के लिए ज़्यादा अंदर ना जाकर वो किनारों में ही या थोड़ी दूर पे ही अपने नाव में सवार होकर फिशिंग कर लेते हैं या मछलियाँ पकड़ लेते हैं. द रेस एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. और कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है, जो हाई टाइड्स या लो टाइड्स के समय जो लहरें समुद्र में उठती हैं उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बनाने के काम में आती है.
मतलब कि जो टाइड्स के समय जो लहरें ऊंची ऊंची उठती है उनमें बहुत ताकत होती है या शक्ति होती है। तो इन्हीं इसी एनर्जी को जो हमारे साइंटिस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं टाइड्स की लहरों को। ओके, नाउ लेट्स वी कम टू द ओशन करेंट्स। हमने ओशंस की सर्कुलेशन पढ़ा, ओशन वेव्स पढ़ लिया, ओशंस के टाइड्स पढ़ लिए। नाउ ओशन सर्कुलेशन, द स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in a definite direction are called the ocean's current। जब समुद्र का पानी एक कंटिन्यूली एक ही दिशा में बहता है तो उसे हम ओशियन करंट कहते हैं। ओशंस करंट आर ऑफ द टू टाइप्स। तो जैसे हमने टाइड्स के बारे में पढ़ा, दे आर अबाउट द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, हाई टाइड एंड लो टाइड्स। उसी प्रकार ओशंस करंट भी टू टाइप्स होती है। एक होता है वार्म ओशियन करंट। दीज ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड द पोल्स। अब देखिए, वार्म ओशन करंट्स जो होती है वो इक्वेटर के एरिया के आसपास में जनरेट होती है और वो कहाँ ट्रैवल करती है? पोल्स की तरफ। पोल्स मतलब कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर, ठीक है। और इक्वेटर जो है हमारे मिडिल ऑफ द अर्थ है। तो ये अधिकतर जो हमारी वार्म करंट होती है वो होती है इक्वेटर के पास जनरेट होती है और वो पोल्स की ओर ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं कोल्ड ओशन करंट की। दिस ओशन करंट कैरी अ वाटर फ्रॉम द पोलर और द हायर एल्टीट्यूड टू द ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड। एग्जाम्पल द लेब्राडोर ओशियन करंट। अब देखिए, जैसे वार्म ओशन करंट में क्या होता है, इक्वेटर से वार्म ओशन करंट पोल की ओर जाती है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम। अब लोअर में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। जो ओशियन करंट है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की ओर ट्रैवल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका लेब्राडोर ओशियन करंट्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस करंट की। जैसे टाइड्स के उपयोग हुए, फिशिंग के काम में आता है। बड़ी बड़ी शिप इजीली लैंड होता है या उसमें जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है हमारी वो इजीली शीशोर तक आ जाती है। अब उसी प्रकार जो योर ओशियन करंट के क्या यूज़ है भाई, उसका भी कुछ उपयोग है। क्या उपयोग है? द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। तो देखिए, जो वार्म करंट रहता है ओशन का वो समुद्र के आसपास के एरिया में वार्म टेम्परेचर को जनरेट करने के काम में आता है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। तो जो हमारा ओशन करंट होता है उस एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। वार्म ओशन करंट है तो एरिया का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। कोल्ड ओशन करंट है तो टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज रहेगा। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, जहाँ पे ये वार्म करंट और वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मीट होती है वो एक बेस्ट एरिया देती है या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फिशिंग के लिए। ओके, द सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए, सीज अराउंड द जापान, जापान के आसपास जो भी समुद्र है या नॉर्थ कोस्ट है जो अमेरिका का, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मीट होती है और फिशिंग के लिए एक बढ़िया कंडीशन प्रोवाइड करती है। The area where the warm and cold current meet also experience the foggy weather, making it difficulty for the navigation। तो देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, कभी कभार जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड करंट मीट करती है वहाँ पे फॉगी, फॉगी मतलब होता है धुंध वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिसके कारण इन जो हमारे बड़े बड़े शिप्स है वो इन फॉग को में ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, शिप ठीक से नेविगेट नहीं होता और कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द नेविगेशन, नेविगेशन मतलब ठीक से जहाज़ों का परिचालन या चलना समुद्र में दुर्भर हो जाता है। किसके कारण? इन वार्म ओशन करंट और
कोल्ड ओशन करंट जहाँ पे मीट होती है वहाँ पे कभी कभार खासकर ठंड के समय में, विंटर सीजन के समय में इस प्रकार का फॉगी कंडीशन होता है, जिसके कारण जो है शिप्स जो है नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट हो जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके।